Hello students, welcome to IJS Law classes. In today's lecture, we are going to continue the topic of HIBA. HIBA last lecture में मैंने आपको थोड़ा सा overview दिया था. HIBA के बाद हम start करेंगे दो new topics को इसी lecture के अंदर, which is preemption and waqf. Okay, then finally let's start our today's topic. First topic, HIBA. What is HIBA? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हीबा डिस्कस किया था, तो टेल मी व्हाट इज हीबा. मैंने आपको पूरा अच्छे से ओवरव्यू दिया था. अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप. Ma'am, it is one of the modes of transaction through which a property is transferred to other person, but without consideration. कैन वी कॉल इट अ गिफ्ट? Yes. ठीक है, तो अ गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि आपने इस गिफ्ट के बदले में कुछ नहीं लिया है, इस गिफ्ट के एक्सचेंज में कुछ नहीं लिया है, दैट इज हीबा. अब जो गिफ्ट दे रहा है उसे कहते हैं डोनर, और ये जो गिफ्ट जिसको मिल रहा है उसे कहते हैं डोनी. ठीक है, अब ये जो डोनर है उसकी कैपेसिटी की बात करें तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए. ठीक है, ये अपनी फ्री कंसेंट से गिफ्ट दे रहा हो, और जो ये गिफ्ट दे रहा है ये उसका ओनर हो, है ना. अपने पड़ोसी की कोई चीज उठा के तो नहीं दे देंगे गिफ्ट में, वही देंगे ना जिसके ओनर होंगे खुद. तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, डोनर से रिलेटेड जो हमें पता होना चाहिए. लेकिन डोनी, ठीक है, लेकिन डोनी की अगर हम बात करें, क्या ये अनबॉर्न पर्सन हो सकता है, क्या ये माइनर हो सकता है, ये हम चीजें अब आगे देखेंगे. राइट, चलिए अभी डोनर के बारे में और देखते हैं. जो डोनर है इसको क्या करना है, इससे पहले डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट करना है. इसे डिक्लेयर करना है क्या कि ये गिफ्ट करना चाहता है डोनी को. ठीक है, और ये जो डिक्लेयर कर रहा है उसमें इसकी इंटेंशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई भी एम्बिग्युइटी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, राइट. लेकिन अगर ये गिफ्ट इसलिए कर रहा है ताकि अपने क्रेडिटर्स को ये डिफ्रॉड कर सके, तो ऐसा गिफ्ट एकदम वॉइड है. ये कंसेप्ट हम ब्रीफ में लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए, क्रेडिटर्स से बचने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो बाय वे ऑफ गिफ्ट, ताकि क्रेडिटर्स उस पर क्लेम ना कर सके, तो ऐसा गिफ्ट एकदम वॉइड है. ये कौन से केस में कहा गया, ये कहा गया सुल्तान मियां वर्सेस अजूब खातून बीबी. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में केस लॉ लिख दिया था स्क्रीन पे. राइट, उसके बाद अगर ये डोनर कोई पर्दानशी वुमेन होती है, उसकी भी बात की थी. ठीक है, थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ. देखो हमने बात की थी कि अगर कोई पर्दानशी वुमेन है तो भाई उसका इंटेंशन क्लियर है या नहीं है, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाता है, डोनी पर आ जाता है. ठीक है, और इलिटरेट्स के केस में भी यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ डोनी पे आ जाता है. ठीक है, इसके केसेस भी मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है बहुत अच्छे से लिखवा दिए थे. ठीक है, मैंने आपको कहा कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो बाय वे ऑफ गिफ्ट, बिना किसी कंसीडरेशन के, यानी कि आप एक्सचेंज में कुछ नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ गिफ्ट दे रहे हो. गिफ्ट कौन सी प्रॉपर्टी का दे रहे हो, तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी कवर होती है, मूवेबल भी और इमूवेबल भी. ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना कि दोनों प्रॉपर्टी से डील करता है. गिफ्ट आप किसी भी प्रॉपर्टी का कर सकते हो, मूवेबल भी और इमूवेबल भी. और हीबा में गिफ्ट करने में कोई लिमिट भी नहीं है. ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि आपको 1/3 करना है या क्या करना है, कोई लिमिट नहीं है इसमें. देयर इज नो लिमिट, और प्रॉपर्टी दोनों कवर करता है, मूवेबल भी इमूवेबल भी. ठीक है, देखिए दूसरी बात, अगर आप गिफ्ट कर रहे हो मेजर को तो ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा. क्यों? क्योंकि हीबा में क्या है, ये जो डोनर है, ये जब डोनी को
गिफ्ट देगा तो डोनी ने उसे एक्सेप्ट भी करना है ना। तो ये डोनी जो है मेजर है तो ठीक है, लेकिन अगर ये माइनर है तो इसके बिहाफ पे एक्सेप्ट कौन करेगा बताइए। His or her legal guardian. ठीक है, यू कैन गिव योर आंसर्स इन द चार्ट इटसेल्फ, ओके। ठीक है, तो इसके गार्डियंस करेंगे, राइट। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, हम आराम से धीरे धीरे करके इसको समझेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो आप गिफ्ट और किस किस चीज का कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया मूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, बट बहुत सारी चीज है जो हीबा के टॉपिक में लिस्ट की गई है कि इन सब चीजों का भी गिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो ऐसा भी गिफ्ट हो सकता है क्या, ऐसा कोई गिफ्ट हो सकता है कि ए ने बी को कहा कि मैं अपनी ये प्रॉपर्टी तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूं जब तक यू आर अलाइव, है ना, और तुम्हारी डेथ के बाद ये वापिस आ जाएगा। तो गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट, क्या ऐसा गिफ्ट पॉसिबल है, क्या ये गिफ्ट वैलिड है, बताइए। क्विकली राइट यस और नो इन द चैट, गिव मी योर आंसर्स। यस, योर आंसर इज करेक्ट, आपने कहा यस। तो देखिए ऐसा गिफ्ट बिल्कुल वैलिड है, ऐसे गिफ्ट को क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट। तो 3 केसेस हुए थे इसके अंदर, सरदार नवाजिश अली खान, अजमाद खान वर्सेस अरशाद खान, एक नवाजिश अली खान केस। तो इन तीनों केसेस में ही ये हेल्ड किया गया था कि ये जो गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट है ये बिल्कुल वैलिड गिफ्ट है, ठीक है, गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि भाई कौन से केस में और क्या ये वैलिड है, तो कोई इलस्ट्रेशन देके भी पूछ लेते हैं कई बार, तो हाँ ये बिल्कुल वैलिड गिफ्ट है। या फिर इलस्ट्रेशन देकर पूछ लें कौन सा गिफ्ट है, तो ये गिफ्ट है ऑफ लाइफ इंटरेस्ट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। देखो लाइफ इंटरेस्ट का गिफ्ट वैलिड है, और भी बहुत सारे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया गिफ्ट्स हैं जिनको कहा गया वैलिड है। वो कौन कौन से गिफ्ट्स हैं जिनको कहा गया कि भाई ये गिफ्ट्स भी वैलिड है। सबसे पहली बात तो मनी, ये वैलिड है। दूसरी बात डावर, आप अपनी डावर किसी को गिफ्ट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। तीसरी बात लाइफ इंटरेस्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, रीपेमेंट, राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, आप वो भी गिफ्ट कर सकते हो किसी को, ठीक है। चौथी बात राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेंट्स एंड प्रॉफिट्स, अपना ये वाला राइट जो आपके पास राइट है कि आप अपनी किसी प्रॉपर्टी से रेंट या प्रॉफिट कलेक्ट करते हो, अपना ये राइट भी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, राइट टू कलेक्ट रेंट एंड प्रॉफिट, अपना ये राइट भी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। गिफ्ट ऑफ एक्शनेबल क्लेम, ये भी बिल्कुल एक वैलिड गिफ्ट है। तो ये कुछ लिस्ट है जो आपको याद करनी पड़ेगी, जनरली एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज इनको इसको इतना डीपर सेंस में नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से गिफ्ट किए जा सकते हैं, कौन कौन से गिफ्ट वैलिड है, ठीक। ये जो एक्शनेबल क्लेम है कि ये भाई एक वैलिड गिफ्ट है, ये हेल्ड हुआ एच इकबाल मोहम्मद वर्सेस कलेक्टर ऑफ स्टेट ड्यूटी के केस में, ठीक है, कि एक्शनेबल क्लेम का जो गिफ्ट है ये एकदम वैलिड है, ठीक है।
और जो आपका राइट ऑफ प्रियम्पशन है, राइट ऑफ प्रियम्पशन है, वो भी एक वैलिड गिफ्ट है। ठीक है, राइट ऑफ प्रियम्पशन। अब राइट ऑफ प्रियम्पशन है क्या, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, राइट। वैसे आपको पता होगा क्योंकि ये टॉपिक हमने हिंदू लॉ के अंदर भी कवर किया था। ठीक है, अब देखो ये सब तो बात हो गई। अब क्या दो या दो से ज्यादा लोगों को कोई एक ही चीज आप गिफ्ट कर सकते हो? गिफ्ट टू टू और मोर पर्सन, बताइए। अभी तो यही था ना कि ए डोनर था, ये इस डोनी को गिफ्ट कर रहा था, लेकिन इसने दो बंदों को गिफ्ट करना हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस, यामिनी ने कहा यस, ठीक है पॉसिबल है, आपका आंसर राइट है। लेकिन किस केस में, कब कर सकता है वो ऐसा? when property is incapable of division. व्हेन प्रॉपर्टी इज इनकेपेबल ऑफ डिवीजन, जब वो प्रॉपर्टी इनडिविजिबल है तब वो दो जनों को गिफ्ट कर सकता है। Yes. ठीक है, कोई एग्जांपल दीजिए, जैसे कि कोई एग्जांपल है कार, मूवेबल प्रॉपर्टी है, देन मैम इट इज इनकेपेबल ऑफ डिवीजन, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि गेट किसी और को दे देंगे या हाफ, फर्स्ट हाफ, स्टार्टिंग का हाफ फ्रंट किसी और को देंगे, बैक किसी और को देंगे, क्योंकि ये जब ही यूजेबल होगी जब ये जॉइंट रहेगी। तो ये दो जनों को कैसे एक साथ गिफ्ट दे देगा? मैम चलो दोनों की को ओनरशिप हो जाएगी, वो उन पर डिपेंड करता है वो इसे कैसे यूज करे, टर्म वाइज यूज करें या कैसे यूज करें। देखो, अब इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ मूशा। वो हम आगे देखेंगे जब वो, अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ मूशा की, तो हमने दो तरीके के मूशा देखे, क्या क्या? जो एक है इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। देखो ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकेपेबल ऑफ डिवीजन, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। ये इनकेपेबल ऑफ डिवीजन वाला डॉक्ट्राइन ऑफ मूशा के हिसाब से शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये वैलिड है। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? केपेबल ऑफ डिवीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ सुन्नी कह रहे हैं कि केपेबल ऑफ डिवीजन है कोई चीज तो पहले आप उसको डिवाइड करो फिर गिफ्ट करो। बिना डिवाइड करे अगर आपने गिफ्ट कर दिया तो बिल्कुल वॉइड है। तो आप पहले, अगर वो केपेबल ऑफ डिवीजन है तो उसे पहले डिवाइड करो और फिर गिफ्ट करो, तब वो बिल्कुल वैलिड हो। ठीक है, एंड शिया में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। शिया ने तो ये वाला भी बिल्कुल वैलिड बोला और ये वाला भी, दोनों तरीकों से वैलिड बोल रहा है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ सुन्नी वाले में है, केपेबल ऑफ डिवीजन। ठीक है, और ये भी बात आपको याद रखनी है कि जो इनकेपेबल ऑफ डिवीजन है वो भी वैलिड है शिया और सुन्नी दोनों के हिसाब से। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ मूशा, और ये थे काइंड्स ऑफ मूशा। ठीक है, नाउ आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। If it is okay, then quickly write okay, then we'll proceed further. देखो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट। मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है। ऑफर देता है कि भाई मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ, सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, देन आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी कर देते हो। तो अगर आपको गिफ्ट को रिवोक करना है तो आप कब कर सकते हो? और प्लीज थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में।
देखो सिंपल सी बात है, जब आपने डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं किया है, जब आपने प्रॉपर्टी का डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं किया है, उससे पहले आप रिवोक कर सकते हो, लेकिन वंस आपने डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर दिया है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज डन, उसके बाद या तो आप डोनी की कंसेंट से रिवोक कर सकते हो या फिर बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट, क्योंकि यहाँ अपना प्रोसीजर जो है हीबा का वो एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है, वो एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ अपना हीबा का प्रोसीजर खत्म हो जाता है, तो इससे पहले आप रिवोक कर सकते थे, इसके बाद आपको रिवोक करना है तो आपने जिसको गिफ्ट दिया है उसकी परमिशन से आप कर सकते हो, या फिर बाय द परमिशन बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट से ही आप रिवोक करवा सकते हो गिफ्ट। ठीक है, और भी कंडीशंस होती हैं। ठीक, ये तो यहाँ ठीक समझ आए। एक तो बिफोर, इस लाइन से पहले तो आप कर सकते हो, लेकिन इस लाइन के बाद जो है वो इररेवोकेबल हो जाता है अगर आप रिवोक कराना चाहते हो, क्योंकि ये अपनी रेड लाइन हो गई, मामला हाथ से निकल चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब या तो आप डोनी की परमिशन ले लो या तो कोर्ट चले जाओ। ठीक है, और भी कंडीशंस होती हैं जिसमें इररेवोकेबल हो जाता है बिल्कुल ही। वो क्या हो सकती है? पहली बात तो चलिए आप बताइए, या तो जहां डोनर की डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर डोनी की डेथ हो गई है, तो आप कंसेंट किससे लोगे? तो डोनर की डेथ हो गई है, डोनी की डेथ हो गई है, ठीक है, और या तो डोनर डोनी के किसी ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, या फिर जिसको आपने हीबा करी थी उसने आगे रीसेल कर दी है प्रॉपर्टी, तो इन केसेस में बिल्कुल ही इरेवोकेबल हो जाता है। ठीक है, या फिर आपने रिलीजियस पर्पस के लिए गिफ्ट कर दी है प्रॉपर्टी, क्योंकि अब तो आपने भगवान को गिफ्ट कर दिया है, अब आप गॉड से थोड़ा ना वापस ले सकते हो। ठीक है, ओके, इतनी सी बात है। देखिए, अगर आपने रिवोक करना है, आप कोर्ट चले गए, आप कह रहे हो मैंने रिवोकेशन ऑफ द गिफ्ट कराना है, ऑफ द हिबा कराना है, आप कोर्ट तो चले गए, लेकिन उसमें जो प्रोसीजर में टाइम लगेगा तब तक के लिए, क्योंकि आपने तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर दी तभी तो आप कोर्ट जा रहे हो, डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं किया होता तो आप कोर्ट तो जाते ही नहीं। आपने डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर दिया इसीलिए तो आप कोर्ट जा रहे हो ना, है ना, इसीलिए आप कोर्ट जा रहे हो। तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को जब तक के लिए डोनी यूज कर सकता है, जब तक के लिए कोर्ट उसे रिवोक नहीं कर देता। ठीक है, तो ये बात हेल्ड हुई थी महमूद वर्सेस अब्दुल 1964 के केस में कि भाई जब तक रिवोक नहीं होता डोनी बिल्कुल उसको यूज कर सकता है। ठीक है, अब बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट, तो मुस्लिम लॉ में रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। हम मुस्लिम लॉ की बात करें अब, ठीक है, तो इसके हिसाब से कंपल्सरी नहीं है। देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि हीबा क्या है, हीबा एक गिफ्ट है जिसमें कोई कंसीडरेशन नहीं होता, एक्सचेंज में आप कुछ नहीं लेते, लेकिन देर आर ऑलवेज द एक्सेप्शंस टू द रूल, रूल का हमेशा एक्सेप्शन तो होता ही है। तो क्या है कि भाई कुछ काइंड्स ऑफ हीबा है जिसके अंदर कंसीडरेशन ली जा रही है। ठीक है, कुछ काइंड्स ऑफ हीबा है जिनके अंदर कंसीडरेशन ली जा रही है। सबसे पहला तो आ जाता है आपका हीबा बिल इवाज। हीबा बिल इवाज, इवाज क्या है? आपका एक तरीके का कंसीडरेशन ही है जो आप ले रहे हो गिफ्ट के बदले में। ठीक है, और दूसरा है हीबा बिल शरतुल इवाज। ठीक है, तो इन दोनों में आप फर्क बता सकते हो? अगर आप इन दोनों में कोई फर्क बता सकते हो, हिबा बिल आवाज, हिबा उल शरतुल इवाज के अंदर कोई फर्क? मैम अंडर हिबा मतलब these both are kind of return gifts. The difference is कि under हिबा बिल इबाज the consideration was already given in the past, and under hiba ba shartul iwaz the consideration will be given in the future, then only it will be completed. ओके, और क्या डिफरेंस है इसके अंदर? कुछ पोजेशन से रिलेटेड? uh,
You can give the example to explain your point, obviously. A, B, C का. First मैम explain Ivaz first. मैम डिलीवरी ऑफ पोसेशन वाला जो आपने पॉइंट बोला था उसमें अंडर द फर्स्ट वन डिलीवरी ऑफ पोसेशन इज नॉट एसेंशियल Yes, एंड right, फॉर द सेकंड वन डिलीवरी ऑफ पोसेशन इज एसेंशियल. right. और रेवोकेबिलिटी की अगर बात करें तो The moment hiba bil Ivaz is given, it becomes irrevocable, and the shartul Ivaz it becomes irrevocable when the consideration which is to until be the given in Ivaz future. is paid, right? Yes, when that consideration is paid. And it becomes irrevocable जब ये पे हो जाता है. ठीक है, उससे पहले ये रिवोकेबल रहता है. ठीक है, अब इनका कोई सेल की करेक्टर से कुछ लेना देना है? मैम फर्स्ट वन जो है वो तो सेल ही हो गया क्योंकि कंसिडरेशन वाज ऑलरेडी गिवन इन द पास्ट और अब उसके बदले में कुछ प्रॉपर्टी दी जा रही है तो वो हो गया सेल इसी मोमेंट पे देते ही हिबा बिल इवाज में. और ये जो शर्तुल इवाज है ये इनिशियली तो इट वाज अ गिफ्ट क्योंकि कंसिडरेशन अभी दी नहीं गई थी बट जिस मोमेंट पे कंसिडरेशन दे दी जाती है इट बिकम्स सेल. ठीक है, वेरी गुड. आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. यही 4 पॉइंट्स थे मेनली जो इसके अंदर समझने वाली बात थी. ठीक है, तीसरी बात, और कौन से गिफ्ट होते हैं इनके सिवा? ये तो यहाँ तो पॉइंट हो गया कंसीडरेशन का. और कौन से गिफ्ट्स होते हैं? अरियत, सदाका एंड वक्फ. ठीक है, वक्फ हम अभी नहीं कर रहे. उसका देखो, वक्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसका सेपरेट टॉपिक है, उसके अंदर हम पूरा कवर करेंगे. जैसे हम इनको ब्रीफ में देख रहे हैं, राइट? चलिए, ये बताइए सदाक क्या होता है? बहुत सिंपल चीज है. Ma'am, when a gift is given for religious purpose, then it is known as sadaka. ठीक है, तो क्या ये रेवोकेबल है? नो, बिकॉज अभी आपने जो कंडीशंस बताई थी कब इररिवोकेबल हो जाता है तो उसमें कंडीशन थी कि when it is given for the religious purpose, it can't be revoked then. ठीक है, तो भाई ये इररेवोकेबल है क्योंकि आप भगवान को दे रहे हो. आप भगवान से थोड़ा ना कुछ वापस ले सकते हो गिफ्ट एक बार दिया हुआ. एंड अरियत, व्हाट इज अरियत? सॉरी मैम, आपने अरियत पूछा? यस. मैम, it is a gift of usufruct, the Yes. use of land, enjoyment Yes. of land. यस. तो इसमें क्या ओनरशिप ट्रांसफर होती है? No. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अरियत बेसिकली क्या है? ये आपके इंजॉयमेंट के लिए. ठीक है, बेसिकली इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है. ठीक है, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है. हमेशा ये बात याद रखना, ये सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, फॉर द यूज एंड इंजॉयमेंट के लिए ही ट्रांसफर की जाती है. वो भी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं की जाती है. और इसकी रिवोकेबिलिटी क्या रहती है? Can it be revoked? Yes. It can be revoked any time. देखो, अब जो हेयर्स हैं, जैसे कि आपने ए ने बी को किया था अरियत, ठीक है, तो बी के जो हेयर्स हैं बी एस, तो ये जो लोग हैं ये क्लेम कर सकते हैं क्या इसको, प्रॉपर्टी को? No, because it is not heritable, I think. ठीक है, तो इसको क्लेम हायर्स नहीं कर सकते. ठीक है, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट थिंग इज इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको देखना है कि इसमें इमीडिएट डिलीवरी होती है पोजेशन की, इसमें नहीं होती है. जो ये है इसकी इन दोनों के बीच में रिवोकेबिलिटी का फर्क आपको देखना है. ठीक है, और सेल का जो पॉइंट है, इससे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखना है. अदर देन दैट, ये जो दोनों पॉइंट्स है ये शॉर्ट नोट के लिए आप कर सकते हो. ठीक है, ओके. With this we are done with the topic of हिबा. I hope किसी को अभी तक कोई डाउट्स नहीं होंगे.
ठीक है, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी right of preemption. What is right of preemption? हिंदू लॉ में भी इसका जिक्र था, हमने पढ़ा था इसको. तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज राइट ऑफ प्रीएम्पशन? Ma'am, basically it means कि it is a preferential right or you can say a right of a co-sharer to purchase the property before it is offered to someone else for the sale. This is the concept under Hindu law, but under Muslim law the concept is different. This right originates when the property is sold, and after that this right originates. ठीक, देखो ए और बी है, ठीक है. इस डायग्राम से आपको सब कुछ इन अ समरी समझ में आ जाएगा. ए और बी हैं. अब ए ने ये अपनी प्रॉपर्टी जो है सेल करनी है, तो एडजेसेंट वाले का राइट है कि भाई उसको, वो ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो पहले बी को प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि ए उठा के सीधा सी को सेल कर देगा. ठीक है, अगर ए ने सी को ये प्रॉपर्टी सेल कर दी है, उसके बाद राइट ऑफ प्रीएम्पशन राइज होता है. ठीक है, बी यहां से, तो यहाँ पे कौन बन जाते हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आती है, वेंडर, वेंडी, प्रीएम्प्टर. ठीक है, तो भाई प्रॉपर्टी जो है बी को मिलनी चाहिए थी, पहला राइट उसका आता है, लेकिन प्रॉपर्टी किसको दे दी गई? एक स्ट्रेंजर को दे दी गई. तो यहां से अराइज होता है बी का राइट ऑफ प्रीएम्पशन. और इसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या है? क्योंकि भाई इसकी एडजेसेंट प्रॉपर्टी थी, तो पहली प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी गई? एक स्ट्रेंजर को. एक स्ट्रेंजर, वेंडी जिसको कहा जाता है, वेंडी को ये प्रॉपर्टी दे दी गई. तो अब क्या होगा? राइट ऑफ प्रीएम्पशन इसका अराइज होगा और ये कोर्ट जाएगा और डिमांड करेगा भाई मेरे तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, तो इसको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी. क्यों? क्योंकि इसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन है. तो बेसिकली अगर हम डिफाइंस देखें तो लिखा गया है इट इज अ राइट टू रीपरचेज. रीपरचेज हो रहा है. क्यों? क्योंकि पहले तो सेलर ये था, पहले इसने इसको प्रॉपर्टी दे दी, फिर इसने इससे खरीदी, तो रीपरचेज हो रहा है. ये हम केस से देखेंगे. लेकिन एक दूसरा केस आया जिसमें कहा कि भाई रीपरचेज नहीं हो रहा, सब्सटीट्यूशन हो रहा है, कि इसके शूज में फिर ये आ गया है. ठीक है, तो हम इन सारी चीजों को देखेंगे. अब इसमें शिया और सुन्नी का भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना. देखो सिर्फ को शेयरर्स की बात नहीं है, बात की गई थी नेबरर्स की भी, है ना. कि भाई अगर नेबर है, मुस्लिम लॉ में क्या है, को शेयरर नहीं, सिर्फ को शेयरर को ही नहीं, नेबर की भी बात की गई है कि भाई अगर कोई नेबर है, जैसे ए और बी है, ये नेबर है, तो नेबर की एडजेसेंट प्रॉपर्टी है, तो पहले नेबर का राइट होगा. लेकिन आफ्टर मेनी ऑफ द केसेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो चीज है, जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, ये सिर्फ को शेयरर का है, नेबर का ऐसा कोई भी राइट नहीं होगा. और शिया लॉ के अंदर भी कहा गया था, शिया के अंदर भी साफ साफ कहा गया था कि नेबर का जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ को शेयरर का है. ठीक है, ये हम चीजें सारी देखेंगे इसके अंदर. आई होप आपको ओवरव्यू तो समझ आ गया होगा एक तरीके से राइट ऑफ प्रीएम्पशन का. ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको इलस्ट्रेशन से समझाया, आपको आई होप 3 टर्म्स एकदम क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे जिसकी प्रॉपर्टी बेची जा रही थी दैट इज वेंडर, जिसको बेची गई दैट इज वेंडी, एंड जिसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन था उसको पहले मिले, प्रायोरिटी मिले, दैट इज प्रीएम्प्टर. ठीक है, तो ये टर्म्स जो है बार बार यूज होंगी, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. तो 2 चीज देखी हमने, को शेयरर एंड नेबर. नेबर यानी पड़ोसी, और एक को शेयरर की बात आ गई, है ना. ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे केसेस हुए जिसके अंदर बोला सिर्फ को शेयरर का राइट बनता है, नेबर का राइट नहीं बनता, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो क्योंकि नेबर है, इस चीज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बहुत बार चैलेंज किया गया, तो बहुत सारे केसेस हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो इनको लिख लीजिए। देखो अब इस चीज की नेबर का राइट है कि नहीं है, इस चीज की दो सर्कमस्टांसेस हैं, एक तो बिफोर 44th अमेंडमेंट एंड एक आफ्टर। ठीक है, बिफोर 44th अमेंडमेंट क्या, यानी कि आपका राइट था टू होल्ड द प्रॉपर्टी एंड टू डिस्पोज इट। ठीक है, तो वो बिफोर 44th अमेंडमेंट, लेकिन आफ्टर 44th अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी को तो हटा दिया गया है ना। लेकिन ऑल दो जो दोनों चीजों की समरी हो रही है वो भी सेम है। यहाँ पे भी यही कहा गया कि नेबर का राइट नहीं है, और यहाँ पे भी यही कहा गया कि नेबर का राइट नहीं है। केस लॉ का नाम है भाऊराम वर्सेस बाजीनाथ सिंह। बाजी, ठीक है। तो इस केस में ये कहा कि भाई नेबर का बिल्कुल राइट टू प्रियम्पशन जो है बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि भाई एक और रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई उसकी उसके पास तो राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड डिस्पोज ऑफ इट का अपने पास राइट है उसका, कि भाई अपनी मर्जी से वो डिस्पोज करे, अपनी मर्जी से होल्ड करे। अगर इस तरीके का नेबर के पास आ जाएगा तो वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो इस केस में यही बात हेल्ड की और कहा कि को शेयरर वाला जो है दैट इज एकदम करेक्ट, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। लेकिन नेबर के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर हम आफ्टर 44th अमेंडमेंट देखें, केस का नाम है रजाक संजन साहिब इब्राहिम इब्राहिम हाजी मोहम्मद। हाजी मोहम्मद, ठीक है। तो इस केस में भी यही हुआ था कि भाई चैलेंज किया गया कि जो नेबर की जो एडजेसेंट नेबर है उसका राइट बनता है कि नहीं बनता। तो इसमें भी ये जो है डिसमिस कर दिया था कि भाई बोला था कि भाई जो नेबर है उसका राइट नहीं बनता। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है आप टॉपिक के अंदर कि भाई जो नेबर है उसका कोई राइट नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया है जो को शेयरर है उसके पास बिल्कुल है राइट ऑफ प्रियम्पशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको कोट करने रहेंगे। ठीक है, और आपका राइट ऑफ प्रियम्पशन राइज कब होता है, जैसे अभी स्टूडेंट ने बताया भी था। कैन यू रिपीट? ऑन सेल टू वेंडी। ठीक है, तो अपना ये अराइज कब होता है कि जब सिर्फ मेयर इंटेंशन से नहीं होता कि भाई ए का इंटेंशन है बेचने का। ठीक है, तो सिर्फ इंटेंशन से ये नहीं होता, जब उसने सेल कर दिया है, जब ए ने सी को सेल कर दिया है तब अराइज होता है बी का राइट ऑफ प्रियम्पशन। मेयरली वो उसका इंटेंशन हो रहा है, बोल रहा है, तो वो नहीं होगा। जब उसने सेल कर दिया है तब आपका आएगा राइट ऑफ प्रियम्पशन, तब आपका अराइज होगा। ठीक है, वो भी कब, व्हेन द सेल इज कंप्लीट। ठीक है, लेकिन कई बातों में आपका राइट ऑफ प्रियम्पशन लॉस्ट भी हो जाता है, अगर आएगा तो लॉस्ट भी होगा। तो लॉस्ट कब हो सकता है आपका राइट ऑफ प्रियम्पशन, सोचिए। बताइए, आप अपना राइट खुद से क्या कर सकते हो, वेव कर सकते हो ना। अगर प्रियम्प्टर ने अपना राइट खुद ही वेव कर दिया है तो उसका राइट लॉस्ट हो जाएगा, अब उसके ऊपर स्टॉपर लगा दिया जाएगा, है ना। दूसरी बात, हनाफी के अंदर अगर
प्रियम्प्टर की डेथ हो जाती है, जब तक उसने इन्फोर्स नहीं किया अपना राइट ऑफ प्रियम्पशन, तब उसका राइट ऑफ प्रियम्पशन लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन शाफी एंड शिफाइट में क्या होता है कि भाई उसके हेयर्स जो है प्रियम्प्टर के बिहाफ पे क्लेम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है हनाफी और शफी लॉ में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भाई आपने रिलीज कर दिया, अभी तो आपने वेव ऑफ किया था, लेकिन अगर आपने ए से कुछ कंसीडरेशन लेके बी ने क्या कर दिया, अपना राइट ऑफ प्रियम्पशन रिलीज कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा वेव ऑफ से मिलता जुलता है, एक तो वेव कर दिया बी ने, लेकिन बी ने क्या किया है, वेव किया है, रिलीज किया है अपने राइट ऑफ प्रियम्पशन को विद कंसीडरेशन। हो सकता है ए ने उसे कोई कंसीडरेशन दियो जिससे बी ने रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो अगर उसने रिलीज कर दिया है विद कंसीडरेशन तब भी हो सकता है, ठीक है। आई होप इतनी सी बातें आपको क्लियर होंगी। या कोई स्टैट्यूटरी डिसेबिलिटी में है कि बी कोई प्रॉपर्टी जो है परचेज ही नहीं कर सकता, तो फिर ऑटोमेटिकली बी का राइट ऑफ प्रियम्पशन खत्म हो जाता है। तो ये लॉजिकल सी बातें हैं, ये आप खुद भी लिख पाओगे कि भाई आपके पास कोई राइट आ रहा है, आपने खुद से ही वेव ऑफ कर दिया, या फिर आपका कोई राइट है, डेथ हो गई प्रियम्प्टर की खुद ही। लेकिन जो शाफी और शिफाइट है उसमें क्या लिखा गया है कि भाई अगर उसके हेयर्स है तो वो उसके हेयर्स क्लेम कर सकते हैं प्रियम्प्टर के बिहाफ पे, ठीक है, इस राइट ऑफ प्रियम्पशन को, राइट। और ये अगर कोई प्रियम्प्टर को स्टैट्यूटरी डिसेबिलिटी में है कि वो भी भाई उसको लॉ अलाउ ही नहीं कर रहा इस टाइम पे कोई परचेज करने का प्रॉपर्टी, तब उसको ऑटोमेटिकली चला जाएगा। या फिर प्रियम्प्टर ने अपने राइट को रिलीज कर दिया है विद सम कंसीडरेशन, तब भी उसका राइट लॉस्ट हो जाएगा। आई होप इतनी सी बात क्लियर है। ओके, लिखिए चार्ट में। थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करो। ओके, ठीक है। देखो अब टाइप्स भी होते हैं प्रीएम्पशन के। टाइप्स क्या क्या होते हैं प्रीएम्पशन के, कोई बता सकता है? जैसे हमने नेबर और को शेयरर का बोला था ना, ये तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में बोला था। लेकिन मुस्लिम लॉ अगर हम पढ़ रहे हैं तो इनके लिए कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं जिसको कहा गया है टाइप्स ऑफ प्रीएम्पशन। तो क्या वर्ड्स हैं वो भी जानने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोई बता सकता है? मैम शफी शरीक एंड ऑल। यस। Shafi and Sharik, Shafi A Sharik for co-sharer and Shafi A Khalid for easementary right holder and Shafi A Jar for neighbor. Jar. ठीक है, आपने सिर्फ ये दो ही पढ़ने हैं, ठीक है। थर्ड वन इज नॉट इम्पोर्टेंट, जिसे मैं बता दूं शफी खलीद जिसे कहा गया है, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ यही रेफर करना है, ठीक है। ओके, तो ये सिर्फ इनके नाम इंपॉर्टेंट थे। इनका जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको ऑलरेडी लीडिंग केस लॉ से बहुत डिटेल में बता दिया। आई होप आपको क्लियर होगी, ठीक है। ओके, अब देखो प्रीएम्प्ट कौन करेगा? प्रीएम्प्टर करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा? क्या उसे फर्स्ट डिमांड करनी होगी, क्या उसे सेकंड डिमांड करनी होगी, क्या उसे फाइनली कोर्ट जाना होगा? तो ये भी स्टेजेस होते हैं, ठीक है। ये भी स्टेजेस होते हैं। तो कोई बता सकता है क्या कंडीशंस होती है प्रीएम्पशन की? बताओ। तालाब की मुवासिबत, इशाद, ठीक। देखो इनका क्या मतलब है। ये है फर्स्ट डिमांड,
यानी कि यहाँ वो प्रिएम्प्टर क्लेम कर रहा है, आई डू क्लेम माय, ठीक है, राइट ऑफ प्रियम्पशन। ठीक, यहाँ पे वो कंफर्मेशन कर रहा है, वो अपने साथ दो विटनेस को ला रहा है और उनके सामने अपनी जो डिमांड है उसको वो कंफर्म कर रहा है। हो सकता है कि भाई उसने ए ने बी ने पहले जो है अपनी डिमांड तो करी हो लेकिन वो घर गया, उसका मन बदल गया, तो भाई कंफर्मेटरी डिमांड वो भी करनी पड़ेगी और इसमें क्या है, विटनेसेस का रोल आ जाता है। एंड द थर्ड इज बेसिकली आप कोर्ट गए और आपने वहां पे अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है क्लेम कर लिया। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं, जरूरी नहीं है हमेशा ये अलग अलग हों, कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं, पर ये इंक्लूसिव भी हो सकते हैं कि आप गए, आपने डिमांड किया, आपने उसी टाइम विटनेस को बुलाया, आपने कंफर्मेटरी डिमांड जो है कर दिया। ठीक है, तो पर ये इंपॉर्टेंट है आपको राइट ऑफ प्रीएम्पशन के टॉपिक में, दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपको ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट डिमांड होती है ये, देन इज दिस इज सेकंड डिमांड एंड दिस इज थर्ड डिमांड। ठीक है, जो सुन्नी है ना, सुन्नी क्या कहता है, आपको ये जो तीनों का जो प्रोसीजर है ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा। और शिया कह रहा है कोई बात नहीं भाई, आप सीधा तीसरे वाले में आओ, लेकिन आपको जैसे ही पता चल जाता है इमीडिएटली आप आ जाओ, सीधा थर्ड स्टेप में आओ, सीधा कोर्ट आओ, हम आपको आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन देंगे। लेकिन सुन्नी में ये जरूरी है कि पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो हो, फिर सेकंड हो, फिर थर्ड हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है और तीनों इसका जो नाम है आपको यही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। दूसरी बात जो हमें, मैंने आपको कहा था वेंडर है, वेंडी है, प्रीएम्प्टर है ना, तो भाई क्या है यहाँ पे, हमें वेंडी के रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वेंडर और प्रियम्प्टर क्या चाहिए, मुस्लिम चाहिए। ठीक है, ये मुस्लिम होने चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो वेंडर और प्रियम्प्टर मुस्लिम होने चाहिए इनका रिलीजन, तभी हमारा राइट होगा। दूसरी बात, हो सकता है ये शिया हो, ये सुन्नी हो, तब क्या होगा, अगर नेबर वाला कॉन्सेप्ट है तब तो शिया और सुन्नी क्योंकि अलग अलग सेक्ट के हैं, नेबर वाले कॉन्सेप्ट में हो ही नहीं सकता, राइट ऑफ प्रीएम्पशन आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर शिया और सुन्नी ये को शेयरर वाली बात आ गई तो ये हो सकता है। अब भाई कौन से लॉ के हिसाब से होगा कि भाई अगर वेंडर शिया है तो शिया लॉ के हिसाब से कर लेंगे, वेंडर सुन्नी है तो सुन्नी लॉ के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन नेबर वाले कॉन्सेप्ट में अगर ये अलग अलग सेक्ट से हैं तो वो अप्लाई नहीं होगा। और नेबर का केस तो वैसे भी अब नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, लेकिन कस्टमरी लॉज में इनका ये था, इसलिए हमारा ये जानना जरूरी था। ठीक है, अगर क्लियर है तो ओके लिख दो, इतनी अब कोई टेक्निकल बातें हैं नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, बात ये है कि ए और बी है, हमने इतने सारे प्रियम्प्टर के राइट्स के बारे में बात करी, अब कुछ तो वेंडर के भी राइट्स होंगे ना। तो वेंडर क्वेश्चन यही आता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है मेंस में वो यही आता है कि वेंडर किन सर्कमस्टांसेस से बच सकता है अपनी प्रॉपर्टी को, भाई ये चाहता है, ए चाहता है, कई बार होते हैं ना बराबर वाले से ना बनती नहीं है, तो भाई वो सोच रहा है कि मैंने ना सी को बेच देना है, बट यहाँ पे क्या होगा, बी आके ना बीच में अपनी टांग अड़ाएगा, राइट ऑफ प्रियम्पशन है, मेरा राइट ऑफ प्रियम्पशन है, तो मैं इससे कैसे बचूं, इसका मैं राइट ऑफ प्रियम्पशन खत्म कैसे करूं। तो कैसे कर सकता है वो इसका राइट ऑफ प्रियम्पशन खत्म, आप दिमाग लगा के बताइए अब मेरे को, सोचिए 2 मिनट, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप क्या लिखेंगे इसके अंदर। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक अप।
Ma'am, he can give his property on long term or perpetual lease. ठीक है, वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट एकदम सही है। Or he can gift his property. ठीक है, राइट, दूसरा पॉइंट। और क्या कर सकता है वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ? Religious purpose के लिए he can gift the property. ठीक है, रिलीजियस पर्पस के लिए दे देगा। भाई बी, तू देख, अब मैंने तो सी को देनी है तो मैं सी को लीज कर दूंगा, सी को गिफ्ट कर दूंगा, या मैंने तेरे को देनी ही नहीं तो मैं किसी रिलीजियस पर्पस में दे दूंगा, या मैं क्या कर दूंगा, मॉर्टगेज कर दूंगा विद कंडीशन। मैं कर दूंगा कि भाई सी, ये मॉर्टगेज कर देता हूँ तेरे को अपनी लैंड, और मैं 4 साल में जो है अगर रिटर्न नहीं कर पाया पैसे तो भाई तू मेरे लैंड रख ली। तो मॉर्टगेज विद कंडीशन हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक बहुत टेक्निकल सी चीज, कि ए क्या करेगा, चलिए आप सोचिए बताइए और क्या कर सकता है। यही बी जो है इसका राइट एडजेसेंट प्रॉपर्टी पे ही तो है ना। अगर हम एडजेसेंट प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी प्रॉपर्टी बेच दें तो क्या वो वैलिड है? Yes. तो भाई ए क्या करेगा, एक स्ट्रिप छोड़ देगा, ठीक है, कहेगा ले, जो एडजेसेंट है इसके छोड़ दिया, तो ये स्ट्रिप हमने खाली छोड़ दी, और ये जो बाकी की प्रॉपर्टी बची है इसको सी को बेच दिया। तो भाई इसका राइट कब आ रहा है, जब एडजेसेंट प्रॉपर्टी हो। तेरी बराबर वाली प्रॉपर्टी तो हमने नहीं बेची ना, तो हमने एक स्ट्रिप छोड़ दी, बाकी बेच दी। तो टेक्निकल चीज है, इसको जरूर लिख के आना एग्जाम के अंदर, और यही क्वेश्चन आता है इसके अंदर से ना, यही क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। ठीक है, नाउ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो वो है वक्फ। ना देखो वक्फ क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। व्हाट इज वक्फ? It is like a trust. ठीक है, क्या किया आपने, क्यों, इसमें होता क्या है बेसिकली? मतलब आपने वक्फ क्यों किया है, किस चीज के लिए किया है? For the benefit of the people. देखो आपने वक्फ जो क्रिएट किया है वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए किया है, किसी पायस पर्पस के लिए किया है, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए किया है। ठीक है, तो इन पर्पस के लिए आप कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस पर्पस के लिए किया आपने, कुछ कुरान वगैरह जो है कुछ भी है उससे रिलेटेड, अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ किया है। चैरिटेबल आपने स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल खुलवा दिए, ठीक है। एंड पायस पर्पस क्या है, आपने कोई ट्रस्ट बनाया है, क्यों, ताकि आपके हेयर्स जो हैं उसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ये अलग अलग है शिया और सुन्नी। ठीक है, सुन्नी में ये पायस चीज के लिए वक्फ हो सकती है, लेकिन शिया में नहीं हो सकती। ठीक है, पायस क्या है, आपने अपने हेयर्स के बेनिफिट के लिए ही, कि भाई आपकी जो है हेयर्स है उस चीज का वो बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है, आपने वक्फ अपने अंडर ही क्रिएट कर ली है फॉर द यूज ऑफ योर फैमिली, आपके हेयर्स के लिए। तो ऐसा सुन्नी में तो पॉसिबल है, लेकिन शिया में पॉसिबल नहीं है। अदर देन दैट रिलीजियस पर्पस के लिए भी, आप कोई अपने मुस्लिम्स के कोई रिलीजियस पर्पस के लिए जो है क्रिएट कर रहे हो, या आप कोई स्कूल वगैरह खुलवा रहे हो, तो वो चैरिटेबल चीजों में आता है। ठीक है, तो अब इसको लेकर के 2 एक्ट्स भी बने थे जिसके अंदर हम इसकी डिफाइन देखेंगे। तो आप बता सकते हो कौन से एक्ट्स हैं वो? देखो सबसे पहली बात तो एक मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। ठीक है, इसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर वक्फ को डिफाइन किया गया था, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपकी असेंशियल जो चीजें हैं वक्फ की वो आपको याद हो जाएंगी।
तो बार बार रिपीटेडली सेम वर्ड ही यूज किए गए हैं। तो सेक्शन 2 कहता है कि वक्फ क्या है, ये एक परमानेंट डेडिकेशन है। परमानेंट डेडिकेशन है कि भाई जो एक पर्सन करता है, जो एक पर्सन करता है, कौन वो पर्सन कौन होना चाहिए, एक्ट का नाम ही मुसलमान है, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। तो जो पर्सन है वो परमानेंट डेडिकेशन करता है, और वो पर्सन कौन होना चाहिए, वो पर्सन मुसलमान होना चाहिए। ठीक है, वो पर्सन एक मुसलमान होना चाहिए। ठीक है, तो लिखा गया है द परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग द मुसलमान फेथ ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, एक तो परमानेंट डेडिकेशन करेगा, दूसरी बात वो पर्सन मुसलमान होना चाहिए, तीसरी बात वो प्रॉपर्टी जिसके लिए वो वक्फ क्रिएट कर रहा है वो कोई सी भी हो सकती है, वो मूवेबल भी हो सकती है, वो इमूवेबल भी हो सकता है उसने लैंड वगैरह कोई दी हो कि भाई इस पे आप हॉस्पिटल वगैरह बना लो, है ना, या फिर उसने कोई व्हीकल वगैरह दिया हो, उसने कहा हो कि भाई इसको एज अ एम्बुलेंस यूज करो या फिर ट्रैवलिंग के लिए, कुछ भी। तो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, जो वो वक्फ बना रहा है वो क्यों बना रहा है, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, किसी पायस पर्पस के लिए, या फिर किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए। अगर आपको ये 4 पॉइंट याद हो जाते हैं तो समझ लो आपको वक्फ का पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम बार बार यही चीजें पढ़ेंगे, वक्फ एक परमानेंट डेडिकेशन है, एक बार कर दिया कर दिया। रिलीजियस चीज क्या थी, मैंने आपको बताया था, इररिवोकेबल है। क्यों? क्योंकि आप एक बार जो चीज भगवान को दे रहे हो, क्या आप भगवान से वापस ले सकते हो? तो इट इज इररिवोकेबल। तो यहाँ पे इसलिए पहले ही लिख दिया है कि भाई परमानेंट डेडिकेशन। अगर आपने पहले लिख दिया 5 साल के लिए, 10 साल के, तो वो वक्फ है ही नहीं, क्योंकि वक्फ के अंदर हमने ऑलरेडी बोल दिया कि परमानेंट डेडिकेशन है, आप हमेशा के लिए एब्सोल्यूट उस प्रॉपर्टी को दे रहे हो। ठीक है, और दूसरी बात, जो पर्सन बना रहा है वो कोई एक मुस्लिम पर्सन हो, मुसलमान हो। तीसरी बात, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। और जो आप वक्फ बना रहे हो वो रिलीजियस पर्पस के लिए बना रहे हो, पायस पर्पस के लिए बना रहे हो, और चैरिटेबल पर्पस के लिए बना रहे हो। ठीक है, आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो ये हमने बात की है मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। लेकिन इसके बाद एक और एक्ट आया, वक्फ एक्ट, जो कि था 1954 का, 1954 का, जिसने की वक्फ को इसके अंदर फिर से डिफाइन किया गया है कि वक्फ मींस द परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग द इस्लाम of any movable or immovable property for any purpose recognized by Muslim law as religious, pious और charitable। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें भी यही कहा गया है कि भाई परमानेंट डेडिकेशन वो पर्सन जो पर्सन हो इस्लाम को फॉलो कर रहा हो, मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी, रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो ये दोनों एक्ट की डिफाइन आपके लिए मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नाउ अगर हम एसेंशियल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम दोनों लॉज के अंदर अलग अलग पढ़ेंगे, यानी कि सुन्नी का अलग और शिया का अलग। ठीक है, सुन्नी का अलग और शिया का अलग। समझ सा आ रहा है ना? चैट में लिखो, रिस्पॉन्ड करो। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट यू कैन डू इज, अभी आप बुक में मत जाओ, पहले आप 3-4 बार वीडियोस देखो, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ समझ आ जाएगा, उसके बाद आप बुक्स पे जाओ। ठीक है, हो सकता है कई बुक्स की लैंग्वेजेस जो है थोड़ी सी और ज्यादा एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, तो आप पहले लेक्चर देखो, समझो एसेंस क्या है कॉन्सेप्ट का, फिर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ आ जाएगा, तो आपको बुक जो है रेफर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शिया और सुन्नी के अलग अलग एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे हम सुन्नी की। चलिए आप रिस्पॉन्ड करते चलिए साथ साथ में, सो दैट आपको समझ, जब आप इंटरैक्ट करते हो तो समझ ज्यादा आती है। ठीक है,
तो चलिए अब आप मेरे को बताइए कि सुन्नी में एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे वक्फ के। जो हमने अभी अभी डिसाइड किया, मैंने आपको डिफाइन से बताया कि आधे हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स यहीं निकल जाते हैं। तो सोचिए सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या बताया था मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द डिफाइन। यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। Three essentials. Sunni law talks about three essentials. First is a permanent dedication of the property, and that यस। property can be movable or immovable. हम्म। The second is the person who is making waqf must be of Muslim faith and must be a major or sound mind person. ठीक है। And third is the waqf must be made for the purpose of for religious, pious or charitable purposes. ठीक है, यही तो पढ़ा था ना हमने, यही पढ़ा था ना डिफाइन के अंदर। बस दो चीज हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई, मेजर एंड साउंड माइंड। ये तो हमें पता ही है, खुद ही लॉजिकली बार बार पढ़ पढ़ के सारी चीजों में, है ना। दूसरी बात आ जाते हैं शिया पे। अब बताइए शिया क्या कहता है। Um, the waqf must be made for the perpetual time period. मतलब that means it cannot be revoked, and it must be absolute and unconditional. यस। एंड Possession must be given. Possession of the property must be given. ठीक है, possession। एंड द फोर्थ Fourth one, ma'am, I don't know. फोर्थ वन इज जो पर्सन, मैंने आपको क्या कहा था कि भाई यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल पर्पस की, है ना। तो रिलीजियस कर रहा है यानी कि भगवान के नाम पे कर रहा है, चैरिटेबल कर रहा है यानी कि कह रहा है कि स्कूल्स खुलवा दो, हॉस्पिटल्स खुलवा दो। पायस कर रहा है यानी कि अपने लिए ही कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, अपनी हेयर्स के लिए कर रहा है ना। जहां मैंने आपको बताया था कि सुन्नी में ऐसा हो सकता है लेकिन शिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, कि वक्फ की प्रॉपर्टी वो वकीफ अपने लिए ही यूज कर रहा है, ऐसा सुन्नी में तो हो सकता है क्योंकि सुन्नी में क्या है, पायस ऑब्लिगेशन भी, लेकिन शिया में नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट यही है, वक्फ प्रॉपर्टी शुड बी इंटायरली टेकन आउट ऑफ वकीफ। जो वकीफ है वो खुद नहीं यूज कर सकता उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो जो वक्फ प्रॉपर्टी होगी शैल बी टेकन आउट इंटायरली फ्रॉम द वकीफ, ठीक है। तो यहाँ पे पायस ऑब्लिगेशन जैसी चीजों के लिए शिया में वक्फ नहीं हो सकती, वो अपने खुद के लिए, ठीक है, वो वकीफ अपने खुद के लिए नहीं यूज कर सकता, लेकिन सुन्नी में कर सकता है। फोर्थ पॉइंट अब क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो हमने डिफरेंस क्या देखा इन दोनों में, कि यहाँ पे वक्फ कब कंप्लीट हो रही है, जब उसने डेडिकेशन कर दी, सिर्फ डेडिकेशन इनफ है। सुन्नी में कोई भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन से रिलेटेड बात नहीं की गई, लेकिन शिया में क्या कहा गया है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आपको करना होगा। और दूसरा डिफरेंस ये है कि सुन्नी में किसी भी पर्पस के लिए आप कर सकते हो, रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, इनफैक्ट जो डेडिकेटर है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने यूज के लिए भी वक्फ बना सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया। लेकिन शिया में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी अनकंडीशनल जैसी चीजों की बात नहीं की गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि आप क्या जो वक्फ क्रिएट कर रहे हो अंडर शिया लॉ वो बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इसीलिए हम दोनों के जो एसेंशियल्स हैं वो अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल है जिसमें आपको बार बार कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है ये पॉइंट, कि यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इज नॉट एसेंशियल। वंस आप डेडिकेशन कर देते हो दैट मीन्स आपने वक्त क्रिएट कर दिया, लेकिन यहाँ पे पोजेशन की डिलीवरी करना इज इम्पोर्टेंट,
ठीक है, और दूसरी बात, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप इतनी सी बात क्लियर है। अब आ जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए। तो डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस कोई समझाना चाहेगा? बहुत सिंपल सी चीज है। I'll explain it with respect to work. Suppose a work is created for a particular purpose, and that purpose is either destroyed or achieved completely. Then the that work or the resources can be used for other similar purposes. That is Cyprus. Can you quote a example? Any example? Ma'am, example is suppose a work is created for education of adults in the locality, and that purpose is achieved completely. Now that works can be used for educating children because it is also a similar purpose. Ma'am, you are on mute. Okay. See, बेसिकली क्या है कि आपने जिस चीज के लिए वक्फ बनाई थी, वो चीज जो है वो मोटिव अब फुलफिल हो गया है, या जिस चीज के लिए आपने वक्फ बनाई थी वो चीज अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर आपने वक्फ तो बना दी है और ये इररेवोकेबल होती है। तो अब इस वक्फ का क्या होगा? तो हम इसके, जो आपकी इंटेंशन थी, वक्फ आपने क्यों बनाई थी डेडिकेटेड, तो उसकी जो इंटेंशन थी उसको फुलफिल करने के लिए जो नियर बाय या सिमिलर चीजें हैं, हम उसके लिए उस वक्त को लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कूल था, या फिर जो एग्जाम्पल स्टूडेंट ने दिया वो बिल्कुल करेक्ट है, किसी लोकेलिटी के में किसी ने कोई लैंड दी थी कि भाई इधर के एरिया के जो लोग हैं उनको एजुकेट करो, इस लैंड पे स्कूल बना के। अब ये वक्फ तो क्रिएट हो गई, लेकिन उसने क्यों वक्फ क्रिएट की थी कि भाई जो ए एरिया के जो लोग हैं उनको एजुकेशन दी जाए, लेकिन वो मोटिव ऑलरेडी फुलफिल हो गया किसी ऑल्टरनेटिव चीज से या कुछ भी। तो अब इस वक्फ का क्या करें? तो इर्रेवोकेबल है, तो इसको लगा देंगे चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए या किसी अदर एरिया के चिल्ड्रन को एजुकेशन के लिए। तो जो सिमिलर और नियर बाय यूज है हम उसके लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि बनाने वाले की इंटेंशन भी फुलफिल हो जाए, और वक्त तो है ही रिवोकेबल, अब हमने उसे यूज तो करना है। तो ये सिंपल सी जो चीज है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। ठीक है, कि भाई आपने उसको यूज कर लिया एज नियरली एज पॉसिबल मोटिव के लिए। एज नियरली एज पॉसिबल क्या? कि भाई वो वक्फ बनाई गई थी एजुकेशन पर्पस के लिए, एडल्ट्स को नहीं पढ़ा रहे, कोई बात नहीं। एज नियरली एज पॉसिबल क्या है कि भाई स्कूल बनाने के लिए वक्फ क्रिएट की गई थी, अगर हॉस्पिटल बना देते वो बहुत ही डिफरेंट चीज हो जाती। वक्फ क्यों? एजुकेशनल चीज के लिए बनाई गई थी। तो एडल्ट्स को तो नहीं हम एजुकेट कर पा रहे, बट एज नियरली एज पॉसिबल इसका क्या दूसरा सब्सटीट्यूशन मिल रहा है हमारे पास कि हम किड्स की एजुकेशन के लिए लगा दे। तो एज नियर एज पॉसिबल वाली जो चीज हो जाती है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस, कि हम वक्फ को यूज कर ले किसी नियर पॉसिबल जो चीज है उसके लिए। ठीक है, तो यही था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगर हम लीगल इफेक्ट्स की, लीगल इंसिडेंट्स की बात करें ऑफ वक्फ, तो वो क्या रहेंगे? आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। Irrevocability. ठीक है, वो इररिवोकेबल हो जाती है क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इररिवोकेबल हो जाती है। और Perpetuality. ठीक है, ये Perpetuity. भी हम एसेंशियल्स में क्योंकि देख चुके हैं। Ma'am, the purpose for which it is given. एब्सोल्यूटनेस, इनएलिनेबल। ठीक है, और उसके बाद पायस और चैरिटेबल यूज के लिए अगर हो रही है तो देखो लीगल इफेक्ट क्या होता है जब वक्फ बन जाती है। जैसे ए ने कोई ये जो लैंड है इसको गिफ्ट किया
गिफ्ट कह रही हूँ, इसका वक्फ क्रिएट किया। वक्फ क्यों क्रिएट किया? फॉर एग्जाम्पल इसने क्रिएट किया कि इस पे कोई हॉस्पिटल बन जाए, तो अब इसने कर दिया, वक्फ क्रिएट कर दिया। वक्फ क्रिएट हो जाने के बाद अब क्या लीगल इफेक्ट्स होंगे, क्या लीगल इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या बन जाएगा अब ये वक्फ, उसकी बात करिए। तो क्या बन जाएगा ये वक्फ, बताओ। जो मैंने अभी अभी पॉइंट्स बताया, जस्ट रिपीटेड। तो अब ये जो लैंड है ये क्या हो गई, वक्फ हो गई। और ये क्या हो गया, वंस द वक्फ इज कंप्लीट, ए ने एक बार वक्फ कर दी तो कर दी, अब ए क्या नहीं कर सकता, Revoke. और It becomes perpetual now. ठीक है, और It can't be transferred. Non-transferable. ठीक है, इनएलिएनेबल, और Uh, Now it's usufruct will be used for pious पायस charitable एंड चैरिटेबल पर्पस। purposes. ठीक है, तो इसके लीगल इम्प्लीकेशंस हो गए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब आपने वक्फ, मैंने कहा ए ने वक्फ करी, ए ने वक्फ करी, तो कैसे करी, क्या क्या मोड्स रहेंगे जिससे वो वक्फ कर सकता है? बताइए। ठीक है, देखो, चार तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक तो क्या होगा कि ड्यूरिंग हिज लाइफ, अभी वो अलाइव है तो उसने ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम उसने करी। दूसरी बात, थ्रू विल, ठीक है, थ्रू विल उसने करी। तीसरी बात, उसने अपने डेथ बेड पे करी, या तो डेथ बेड पे करी या फिर वो इल है तब उसने करी। फोर्थ थोड़ी सी टेक्निकल है, फोर्थ इज इम्प्लाइड वन। इम्प्लाइड कैसे? इमेमोरिएबल, इमेमोरियल यूज हो रहा है, इमेमोरियल उसका यूज हो रहा है, इमेमोरियल यूज हो रहा है किसी प्रॉपर्टी का। यानी कि यहाँ पे ये एक ही कुछ प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब बी इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने के लिए, बहुत साल हो गए, बहुत ही साल हो गए, ठीक है। ए ने कभी कोई क्लेम नहीं किया इस प्रॉपर्टी पे, तो इससे ये देखा जा सकता है कि ए की इम्प्लाइड कंसेंट है। तो अब ए ने क्या कर दिया, एक तरीके से इमेमोरिएबल यूज हो रहा था, पता नहीं कितने लंबे टाइम से, लॉन्ग टर्म से यूज हो रहा था इस लैंड का चैरिटेबल पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल क्रिएट करके रख रखा था, तो याद भी नहीं है कब से ये यूज हो रहा था। तो एक ने एक तरीके से इम्प्लाइड जो है, इम्प्लाइडली उसने अपना वक्फ क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट यही हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मोड्स हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद कर लो और नाम से ही आपको पता है अंदर क्या है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। देखो, अब जो वक्फ है आपने क्रिएट कर दिया, तो उसके लिए आप क्या अपॉइंट करोगे? मुतावली, एक मैनेजर। वक्फ क्या अपॉइंट करोगे? मुतावली। मुतावली कौन होता है? तो कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, क्या है मुतावली? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। Ma'am, as you said, the manager, मतलब कि the manager who manages this work property. ठीक है, तो वंस आपने मैनेजर अपॉइंट कर दिया तब भी कंप्लीट माना जाएगा वक्फ को। क्या जिसने वक्फ बनाई है वो भी मुतावली हो सकता है खुद ही? बताओ। Don't know, ma'am.
देखो, या तो किसी थर्ड पर्सन को बना दिया जाएगा मुतावली, या फिर जो फाउंडर है वो खुद ही बन जाएगा मुतावली। और वंस ये दोनों चीजें हो गई हैं, इसको भी एक तरीके से इम्प्लाइडली माना जाएगा कि वक्फ कंप्लीट हो गया। अब हर चीज आप बोल बोल के तो कर नहीं सकते, कुछ आपके एक्शन से भी पता चल जाएगा। भाई आपने फाइनली मुतावली अपॉइंट कर दिया है किसी थर्ड पर्सन को, या आपने जो फाउंडर है वही जो है मुतावली बन गया है, तो कुछ इम्प्लाइड चीजें हैं जिससे ये देखा जा सकता है भाई कंप्लीट हो गया है वक्फ। ठीक है। नाउ कुछ काइंड्स भी होते हैं वक्फ के। क्या काइंड्स हो सकते हैं? क्या काइंड्स हो सकते हैं बताइए। Public work and private work. पब्लिक वक्फ क्या होती है? Which is created for religious or charitable or for the public जो आपने purpose. पब्लिक के लिए क्रिएट की है, फॉर एग्जाम्पल किसी रिलीजियस पर्पस के लिए आपने कोई मॉस्की वगैरह, कोई कुरान वगैरह जो है दे दी है ताकि लोग उसे पढ़ सके, है ना, कोई होली बुक्स वगैरह दे दी है, या फिर आपने किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई हॉस्पिटल बनाया, उसमें तो सभी लोग आएंगे, तो वो पब्लिक वक्फ हो गई। लेकिन एक प्राइवेट वक्फ भी होती है, वो क्या होता है? Which is made for the settlers' own family. क्या हो गई? एक तरीके से पायस वाली हो गई, है ना। और हमने इसमें क्या पढ़ा था, ये प्राइवेट वक्फ कौन से केस में हो सकती है? Sunni. ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल को ही हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। इसको हमने कह दिया पब्लिक और इसको हमने कह दिया प्राइवेट। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। कुछ और भी काइंड्स की होती हैं क्या वक्फ? और भी काइंड्स की होती है, वक्फ अहली, वक्फ खायरी, वक्फ अल सबिल, कुछ और भी काइंड्स होते हैं। अनम्यूट करके अटेम्प्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स, because you cannot write too much in the chat box itself. Ma'am, I don't know these type of works. सी, जो हमारी दो मेन टाइप की वक्फ हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, लेकिन इनको फर्दर और भी तरीकों के वक्फ में जो है डिवाइड किया गया है। बस आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेंस के लिए इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा जो है बताने के लिए और भी तरीके के वक्फ हैं। अगर फर्दर क्लासेस में अगर और ब्रीफली अगर इनको इंटरप्रेट करें, तो वक्फ अहली, खायरी, अल साबिल। ठीक है। तो अली क्या है? बेसिकली वही है जो सेटलर अपनी खुद की फैमिली के लिए यूज करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, अपने खुद के चिल्ड्रन के लिए। ठीक है। खायरी वही है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर यूज की जा रही है, फॉर द सोसाइटी अगर बनाई जा रही है कोई वक्फ, राइट। और भी तरीके के वक्फ हैं। मर, मुबाशर। ठीक है। इस्तेमाल फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, मुशाबर ये कहा गया है कि भाई जनरेट सर्विस फॉर द सोसाइटी वगैरह के लिए यूज करने के लिए। तो मेन जो आपको याद करना है फॉर द जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक एंड प्राइवेट, ये अगर वंस द टॉपिक इज डन और आपको ज्यादा ही ज्ञान लेना है चीजों का, ठीक है, आपके पास टाइम है, आपका टॉपिक हो चुका है, तो आप रीड आउट कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, अली, खायरी, अलसाबिल, इस्तिमर, मुशाबर। ठीक है, यही चीजें हैं बेसिकली। थोड़ा सा और इनको इंटरप्रेट कर दिया, एक बेसिकली सोसाइटी के लिए, एक बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए, एक सर्विसेज जनरेट करने के लिए, एक अपने खुद के लिए यूज के लिए।
ठीक है, तो इसमें यही था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मुझे लगता है आज के लेक्चर के लिए काफी है इतना, राइट? आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने हीबा कंप्लीट किया, राइट? राइट ऑफ प्रीएम्पशन बहुत डिटेल में देखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वक्फ भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थोड़ी चीजें जो रह गई हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करके देन मेंटेनेंस देन इनहेरिटेंस, ठीक है, वो हम कंप्लीट करेंगे इन नेक्स्ट 1 to 2 लेक्चर्स, ठीक? तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई। ये लेक्चर जो आज का लेक्चर था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी लेक्चर था मेरे हिसाब से, है ना? तो आप इसको पहले दोबारा देखो और फिर कोई बुक रेफर करो, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी है, आपको बता चुकी, इसके कॉन्सेप्ट थोड़े ट्रिकी हैं समझने में, बट वंस एक बार समझ आ जाए तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? अब हम बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज IJS Law Classes. So yeah, thanks for watching today's lecture, students. Now let's meet in the next lecture.